गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये कैसे ऑन नहीं हो रहा? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड्डा, गुड मॉर्निंग। हाँ, तबीयत ठीक है बेटा जी, पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, आनंदित होंगे। तो हम जिस टॉपिक पे चल रहे थे पार्लियामेंट, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, पार्लियामेंट से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, अच्छे तरीके से समझते चलना है, तो रिवीजन करना शुरू करते हैं। आपको पता ही है आर्टिकल 79 से 122 तक किसके बारे में, पार्लियामेंट संसद के बारे में बात चलेगी। कल डिस्कशन कर चुके थे, एक रिकैप्चुलेशन करेंगे। आर्टिकल 79 किसके बारे में बात करता है कि संसद का गठन, कि संसद में कौन कौन आता है। तो क्लियर होता है संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं, और 3 अंग कौन से हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और राष्ट्रपति जी। ये तीनों ही संसद के ऑर्गन्स माने जाते हैं, 3 ऑर्गन। 80 बात करता है किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। कोड हमने करा भी था, कोड हमने करा भी था, या तो सरला कर लो या सरल कर लो। तो सरला करते हो तो यहां पर तो संसद के बारे में बात है कि संसद के कितने अंग हैं। यहां पर राज्यसभा के बारे में बात है, राज्यसभा 79 में संसद के बारे में, 80 में राज्यसभा के बारे में, और 81 आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बात होती है। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन, सेकंड सदन कहते हैं। अस्थाई सदन नहीं है, ये स्थाई है। परमानेंट कहते हैं क्योंकि कभी भंग नहीं होता और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में आर्टिकल 81 फर्स्ट सदन बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि जनता चुनती है डायरेक्टली, और कभी भी इसे भंग कराया जा सकता है, आर्टिकल 85 आप और हम जानते हैं। राष्ट्रपति जी को सलाह देकर प्रधानमंत्री इसे कभी भी भंग करवा सकते हैं। फिर हमने समझा था 80 के अंदर आगे समझते हुए कि राज्यसभा बनती कैसे है। तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड होंगे। 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, कौन, प्रेसिडेंट साहब। और 238 जो होंगे वो कहां से आएंगे, वो 238 राज्यसभा में राज्यों की एमएलए जो होंगे, जहां जहां एमएलए हैं, जहां जहां विधानसभाएं हैं, वहां के एमएलए इन्हें चुन के भेजेंगे। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त रीति से मामला होता है। वही तरीका जो मैंने बताया था आपको कल भी, कि सपोज करो कि 3 सीटें आई हैं, 3 सीटें आई हैं, और 3 में +1 करना है। सीट कितनी, यहां लिख लो तुम कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे। सीट कितनी आई, 3। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो कैसे काम करता है इलेक्शन में। 3 सीटें थी, +1 लगाना है, +1 तो लेकर ही चलना है एक्स्ट्रा में। अपॉन में जितने लोगों ने उस दिन, जितने लोगों ने उस दिन उस राज्य की विधानसभा में वोट दिया, उस राज्य की विधानसभा में वोट दिया, हालांकि कोई गायब नहीं रहता। ठीक है, वोट दिया, जितने लोगों ने वोट दिया। ठीक है, +1 अलग से भी लेना है, जितने लोगों ने वोट दिया। तो इस तरीके से ये बन गया 4 बन गया। हालांकि ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा उल्टा लिखा दिया, कल भी मैंने उल्टा ही बता दिया था। सबसे ऊपर पहले वो वो आता है कि जितने लोग राज्य के अंदर हैं, जितने लोग राज्य के अंदर हैं जो वोट दे रहे हैं, +1 उनके में करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, +1 उनके में करते हैं सबसे पहले, मतलब उनको सबसे ऊपर लिखते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है, फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है, मैं थोड़ा अभी उसको सही कराती हूँ। पहले यहां लिखो उपस्थित और मतदान देने वाले विधानसभा के सदस्य, उपस्थित व मतदान करने वाले विधानसभा के एमएलएज जितने भी थे, अपॉन में सीट +1, सीट +1।
तो ये मामला ऐसे चलता है, ये मामला ऐसे चलता है बेटा जी कि आप क्या करोगे कि जैसे सपोज करो उस दिन जितने लोगों ने वोट दिया था, जितने लोगों ने वोट दिया था, ये सपोज करो कि गुजरात में सीटें आई थी 3, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो गुजरात का। गुजरात में सीटें आई थी 3 और उस दिन जितने लोगों ने वोट दिया था गुजरात की इसमें विधानसभा में वो थे 176 और सीट 3 + 1 हो गया, यहां पर +1 कर देना है। तो अब आपको देख लेना है कि 176/4 कितना बैठता है और जो भी आए उसमें +1 अलग से कर देना। तो बताओ कि एक व्यक्ति के लिए एक सीट के लिए कितना समर्थन चाहिए होगा, एक सीट के लिए समर्थन, एक सीट के लिए कितना समर्थन, कितना वोट चाहिए होगा। मेरी बात समझे ना, कल भी हालांकि मैंने ये आपको बताया था कि कैसे मामला बनता है। तो काट कूट लो, निकल के पता लग ही जाएगा कितना बैठ रहा है आपका, कितना बैठ रहा है बताना जरा, क्या बता रहे हो। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बोर्ड का कलर चेंज कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, ये आ गया है, जितना आ गया है उतने में अभी कर लो, फिर बोर्ड का कलर चेंज कर देंगे। हाँ ब्लैक से हटा दूंगी, बहुत बढ़िया। 45 चाहिए, 45 वोट चाहिए। कितने चाहिए? 45 +1 भी तो जोड़ना है ना, 45 है ना। तो समर्थन कितना चाहिए? 45। तो एक एमएलए को भेजने के लिए ना 45 एमएलएस के वोट चाहिए होंगे। यही होता है मामला कि उस दिन विधानसभा में जितने लोग कितने थे मौजूद थे उनका मामला है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले विधानसभा के एमएलए उस दिन कितने हैं और फिर सीट कितनी आई हैं, इसको मामले को समझते हुए करना है। एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल लिख लेना ताकि भूलोगे नहीं उस दिन कि राज्यसभा में कैसे लोग पहुंचते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? अच्छा, 12 लोगों को कल भी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट करते हैं। सबसे पहले अगर खेल के उसमें कला वर्ग से कोई गया था तो सचिन तेंदुलकर जी गए थे, नॉमिनेट हुए थे। फिर मैरी कॉम भी हुई थी जो मुक्केबाज हैं आपकी, ठीक है। ये सब राज्यसभा के सदस्य बने हैं, समय समय पर बने हैं। मैंने आपको बताया था राज्यसभा के इलेक्शन में नोटा का कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको हर हालत में राज्यसभा के इलेक्शन में कैंडिडेट्स को चुनना होगा, ठीक है। या तो आप उस दिन जाओ ही मती विधानसभा में जिस दिन राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, वरना आप नोटा का ऑप्शन नहीं चुन सकते, आपको चुनना ही पड़ेगा, वोट बर्बाद नहीं कर सकते। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या बताई थी 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं। सबसे ज्यादा यूपी में सीटें हैं 31, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे 3 राज्य हैं जहां विधानसभाएं हैं। देखो सीधी बात है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि किन केंद्र शासित प्रदेशों से, किन यूनियन टेरिटरीज से, किन केंद्र शासित प्रदेशों से, किन यूनियन टेरिटरीज से को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, तो आपको दिमाग लगाना है कि जहां जहां विधानसभाएं हैं वहीं तो एमएलए वोट दे पाएंगे। तो केवल दिल्ली, पौंडीचेरी और अब जम्मू कश्मीर, तो केवल और केवल दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर ही हैं। और जम्मू कश्मीर का अभी तक में खाता नहीं खुला है राज्यसभा में, 4 सीटें हालांकि उसको दी गई हैं लेकिन मामला बना नहीं है उसका। तो दिल्ली, आपका पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, यही केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे जहां से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। मेरी बात समझे बेटा जी? हाँ मेरी बात समझे इस बात को। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि यही विधानसभाएं हैं। और आपको मैंने अभी अभी बताया कि राज्यसभा में भेजने के लिए, बेचने के लिए नहीं, राज्यसभा में भेजने के लिए उस राज्य के अंदर एमएलए बागड़ बिल्ले होने चाहिए, विधानसभा होनी चाहिए। जब उस राज्य में विधानसभा होगी तभी तो ये बागड़ बिल्ले वोट करेंगे और अपने में से चुनेंगे। जिस राज्य में विधानसभा ही नहीं है तो वो राज्य में कैसे, राज्यसभा में भेजेंगे कैसे? ठीक है, एक बार देखना। आवाज नहीं आ रही, बच्चे ये कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, देखना एक बार, मुझे तो नहीं लगता, एक बार थम्स अप करके बताना। देखना प्रदीप भैया, आवाज वॉइस प्रॉब्लम है क्या कुछ? शुरुआती दौर में 4 के लिए डिसाइड किया गया था, फिर उसके बाद में बढ़ा दी गई है। अभी तक में तो हो ही नहीं पाया, साउंड मिस्टेक है जनरली बच्चे बोल रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ तो मैं देखती हूँ, 2 मिनट रुको।
देखना, अब बताना। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कंफर्म करके आप बताओगे कि इस वक्त कितनी सीट्स हैं, जम्मू कश्मीर में कितनी सीट हैं। ठीक है, उस बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो लोकसभा की सीटें बोल दे रहा है, वो लोकसभा की सीटें बोल दे रहा है। ठीक है, इसको देख लेना है, जम्मू कश्मीर के कितनी सीटें हैं ये देख लेनी है। ठीक है, वो लोकसभा की बोल रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले बच्चा बता रहा था एक। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। तो एग्जाम में आपसे जब पूछा जाए कि कितने ऐसे केंद्र, तो लॉजिक लगा लेना वहां पे, ऐसा मत करना, क्योंकि अभी तक में क्या है, राज्यसभा से अभी तक में 2021 तक का मामला ऐसा था कि न तो आपको पता है, न तो इलेक्शन में भाग लिया इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में, न तो इलेक्शन में भाग लिया था इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में, नहीं इन्होंने यहाँ राज्यसभा में अपना कोई प्रतिनिधित्व भेजा था। तो अब जाकर इनका मामला क्लियर हुआ है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इस बात को विशेष तौर पे याद रखना है, कुल मिला के कि 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर सीटें दी गई हैं, किसके लिए दी गई हैं, आपके राज्यसभा में। ठीक है ना, बाकी और कहीं किसी यूनियन टेरिटरी में नहीं है, क्योंकि विधानसभा नहीं है, और विधानसभा होगी तभी राज्यसभा में सदस्य भेजे जा सकेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मेंबर्स कौन जाते हैं, यही एमएलए ही चुन के अपने आप में से कहां पहुंचते हैं, एमपी के रूप में पहुंचते हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा सीट स्टेट में पूछ ले तो वो यूपी रहेगा। ठीक, आ जाओ। राज्यसभा के इलेक्शन में नोटा का कोई ऑप्शन नहीं होता, एससी एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं, ये भी कल बता दिया था। लोकसभा पर चल रहे थे, लोकसभा की संरचना पर चल रहे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इस पे बात करनी है। बताया भी था मैंने कल आपको कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या 552 है। कितनी? 552। इसमें 530 राज्यों से आते थे, 20 यूनियन टेरिटरी से इलेक्शन के थ्रू आते थे। 2 लोग एंग्लो इंडियन जो हुआ करते थे उन्हें प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते थे। एंग्लो इंडियन ऐसे भारतीय जिनके पापा या मम्मी अंग्रेज थे और वो भारत में रह गए, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, उसके बाद ये नॉमिनेशन खत्म कर दिया गया। अब ये जो 2 सीट हैं, यानी ये दो सीट हैं, इन पर भी इलेक्शन होते हैं, इन पर भी इलेक्शन होते हैं। तो वर्तमान में जो सिचुएशन है बेटा जी, वो ये है कि 545, कितने? सिंपली 545 पर क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्तमान में पूछा जाए कि प्रेजेंटली हाउ मैनी एमएलएज आर इन लोकसभा, वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो मैक्सिमम 552 हैं, लेकिन प्रेजेंटली पूछी जाए 545 हैं। क्यों? क्योंकि जो दिन 2 को नॉमिनेट करते थे, अब वहां पर भी इलेक्शन होंगे। ठीक है, अच्छा। यूनियन टेरिटरी से 19 के करीब है, दिल्ली को 7 सीटें हैं, पौंडीचेरी को 1 सीट है, जम्मू कश्मीर को 5 सीट हैं। तो वो जो कल मैं कह रही थी ना, वो जो बच्चा जम्मू कश्मीर को 5 सीटें बता रहा है, वो लोकसभा की 5 सीटें हैं बेटा जी, वो राज्यसभा की नहीं है, वो राज्यसभा की नहीं है। इस चीज को विशेष तौर पर याद रखना है। हाँ, सीट अभी तक फिक्स्ड है, कल मैंने आर्टिकल 82 यही बात के लिए बताया था। सबसे ज्यादा सीटें किसको हैं? यूपी को हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सीटें किसको हैं? यूपी को हैं। सबसे ज्यादा सीटें कहां से हैं? यूपी के पास हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? इस बात को विशेष तौर पर याद रखना है, याद रखना है। अब मेरी बात एक चीज समझनी है। ठीक है मैम, ये 2 स्टेट्स में काउंट होगा या यूटी में काउंट होगा? बेटा ये राज्य नहीं है, ये तीनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन जब होते हैं तो सभी यूटीज को मौका मिलता है, यूनियन टेरिटरीज को भी मौका मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि आम जनता
आम जनता चुनकर भेजती है। ठीक है, ठीक 75 नहीं है यूपी में, मार लगेगी बहुत ज्यादा। यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं, 80, 75। आ जाओ, आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 ये कहता है, जैसे आपने पूछा क्या ये सीट्स फिक्स्ड हैं, तो हाँ जी, अभी ये सीट्स फिक्स्ड हैं। अभी ये सीट्स कैसी हो रही हैं? फिक्स्ड हो रही हैं। क्यों ये सबकी सारी फिक्स्ड हो रखी हैं, सारी की सारी? हाँ, मैं भेज दूंगी, घबराओ मत, इसे भेज दूंगी, इसमें कुछ खास नहीं है क्योंकि रट्टा मारना है तुम्हें। तो ये सीट्स फिक्स्ड क्यों है? कारण ये है कि भाई जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, कायदे में तो यही कहा गया था कि जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही उस जनसंख्या को, उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसका काम करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सदस्य भी बढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया था आर्टिकल 82 में कि हर जनगणना के बाद दोबारा से पुनः समायोजन होगा संख्या का, सीट्स का। लेकिन रहा क्या कि 84वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। कब? 2002 में। उसमें कहा गया कि 1971 की जनगणना को आधार मानकर 1971 की जो जनसंख्या थी उसी को आधार मानकर सीट्स को फिक्स्ड रहने दिया जाए। और आपका डेलिमिटेशन कमीशन ने यह कहा है कि 2026 तक जो राज्यसभा और लोकसभा में सीट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी। लोकसभा और राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो सीट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। हाँ, 75 जिले हैं यूपी में, 75 जिले हैं। ठीक है, सीट्स की बात अलग होती है। वो जो समझदार आदमी जो बता रहा था, देखो सीट का मतलब क्या होता है पगलुओं, इस बात को समझो कि अगर हम कहते हैं यूपी में 80 सीट आई हैं, तो यूपी में 80 का मतलब पूरी यूपी को 80 भागों में बांटा गया है। लोकसभा के चुनाव जब हो रहे हैं तो पूरी यूपी को 80 भागों में बांटा गया है और हर एक जगह से एक कैंडिडेट चुन कर जाएगा क्योंकि यूपी बड़ा है। ठीक, ये बात है। इतना समझ पाए हो? इतना समझ पाए हो? ठीक है, इतना समझ पाए हो? ठीक, तो आर्टिकल 82 ने कहा कि भाई हर जनगणना के बाद सीट्स में चेंज होगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई बेटा कि ये सीट्स में चेंज कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? या आज तक आपसे पूछा जाएगा, आज तक आप जो सीट्स हैं वो किस जनसंख्या के आधार पर हैं, किस समय की जनसंख्या के आधार पर हैं? तो याद रखना 1971 की में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर ही सीट्स फिक्स हैं। अब आगे कब चेंज होगा? तो 2026 तक इस जनसंख्या में, इस सीट में कोई चेंज नहीं होगा। 2026 के बाद परिसीमन आयोग जो कि डिसाइड करता है कि किस स्टेट से कितनी सीटें होंगी लोकसभा की या राज्यसभा की, वो डेलिमिटेशन कमीशन तब चेंज करेगा। कब? 2026 के बाद। ये तीन चीजें इसमें याद रखनी है, ये तीन चीजें इसमें याद रखनी है। यूपी से 80 विधायक नहीं, 80 सांसद होंगे लोकसभा के, क्योंकि राज्यसभा के भी मेंबर्स को पार्लियामेंट का ही सदस्य बोलते हो। तो यूपी से 80 तो लोकसभा के सांसद हो गए और 31 राज्यसभा के सांसद हो गए। जो संसद में जाएगा वो विधायक नहीं, सांसद कहलाता है मेरे बच्चे। वो क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है गुड्डा। ठीक है, विधायक वो बागड़ बिल्ले हैं जो हर राज्य के अंदर राज्य में कानून बनाते हैं, यूं यूं करके नाचते हैं। ठीक है, आओ अब बात आती है 83, 82 तक समझ में आ गया। पहला 79 संसद में कितने अंग हैं, 80 राज्यसभा, राज्यसभा में आपको पता पड़ गया किसमें कितनी सीटें हैं, कैसे चुने जाते हैं, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, फिर लोकसभा 552 अधिकतम, 545 वर्तमान में है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट्स लोकसभा के अंदर बात करें तो 80 सीटें यूपी की, राज्यसभा में बात करूं तो 31 सीट सबसे ज्यादा किसकी? यूपी की। ठीक है, राज्यसभा में केवल ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, दिल्ली, पौंडीचेरी और साथ ही साथ आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, आ रही बात समझ में? सबकी सीट्स आपको कंफर्म होनी चाहिए क्योंकि जनरली पूछने वाला पूछ जाता है। फिर 82 बात की कि भैया ठीक है सबका गठन समझ लिया, तो 82 क्या इन सीटों में परिवर्तन होगा? तो कहा गया कि कहा तो ये गया था कि हर जनगणना के बाद सीट्स में चेंजेस होगा, पुनः समायोजन होगा। अब 83 कहता है कार्यकाल।
सदनों की अवधि या कार्यकाल, टेन्योर की बात करता है। 83 किसकी बात करता है बेटा? टेन्योर की बात करता है। तो राज्यसभा बेटा परमानेंट है, कभी भंग नहीं होता, इसे विघटित या भंग नहीं कर सकते। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और हर 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ले लेते हैं। तो आपको समझना है, इस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते जाते हैं? रिटायर होते जाते हैं। फिर जिस राज्य के एमपी रिटायर हुए हैं, उसी राज्य में वो सीटें राज्यसभा की इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा की सीटें खुलती हैं। ठीक, फिर से समझो, कल भी बताया था राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस यानी आपके दादी दादा जी का वो वाला घर जिसको आप अपने फॉर्म में भरते हो, कि आपसे कोई पूछे कि कहाँ के रवैया हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो बेशक आप दिल्ली में रह रहे हो लेकिन आपके मुंह से यही निकलेगा, या नोएडा में रह रहे हो कि जी हम हैं मथुरावासी। ठीक है ना? जैसे हमसे कोई पूछे कि परमानेंट कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं यही बताऊंगी पैट्रियार्कली मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की जन्मभूमि मथुरा रही है। ठीक है ना? आ रही बात समझ? और फिर ऐसे ही पूछते हैं ना हमसे, अच्छा तुम्हारा ननिहाल किधर है, तो भैया बाकी सब लोग तो निकल आए, लेकिन ननिहाल अगर पूछा जाएगा तो वो भी बताया जाएगा बुलंदशहर की तरफ है, क्योंकि ये वो बेस है जहां से मेरे माता जी पिताजी की उत्पत्ति हुई है, उनका ओरिजिन हुआ है, तो ये मेरा बेस है। अगर मैं अपना पूछूं तो मेरी पैदाइश तो उदयपुर की है, लेकिन मेरा बेस यही माना जाएगा। तो ये परमानेंट एड्रेस में काउंट होता है। वो तो जॉब पे आप कहीं पे भी कहीं से कहीं पे भी मूव करते रहते हो, कहीं से कहीं पे ट्रांसफर लेते रहते हो, तो वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो राज्यसभा बिल्कुल परमानेंट है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का है? तो ये जो 245 मेंबर हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है। लेकिन इस तरीके से राज्यसभा का फॉर्मेशन किया गया है कि हर 3 में से 1 मेंबर, 1/3 का मतलब ही यही होता है कि 3 में से 1 मेंबर 2 साल में रिटायर हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, ठीक। अच्छा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। लोकसभा क्या है? अस्थाई सदन है। अस्थाई यानी वैसे तो कार्यकाल 5 साल का, लेकिन फिर भी आपको पता है आर्टिकल 85 के तहत इसे भंग कराया जा सकता है, इसे विघटित भंग किया जा सकता है, और उसको भंग करने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, हालांकि सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन यह अस्थाई है। कैसा है बेटा? अस्थाई कार्यकाल है। कैसा कार्यकाल? अस्थाई कार्यकाल है। ठीक है, क्योंकि 5 साल हो सकता है काम करने को बिल्कुल न मिले, ठीक है ना? और ये भी हो सकता है कि जैसे इमरजेंसी लगी थी तो 1 साल और कार्यकाल बढ़ जाए। बताओ कौन सी लोकसभा के में इमरजेंसी लगी थी? आज तक एक ही बार हुआ है, एक ही लोकसभा। उसका टाइम पीरियड बता दो जिसका साल 1 साल बढ़ाया गया था। 1971 से लेकर 70 कहां तक चली थी? 7 तक चली थी। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है, देखो मैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 एमपी होता है, या फिर ये 75 से 80 कैसे? अरे पगले, जरूरी नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट से 1 एमपी होगा। जब बांटा जाता है, बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जब सीट बांटी जाती है तो जरूरी नहीं है एक ही डिस्ट्रिक्ट से लिया जाएगा, 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर भी हो जाता है। जैसे हेमा मालिनी कहां से सांसद हैं? पता लगाइए, हेमा मालिनी जी कहां की सांसद हैं? देखो, अभी के अभी देख के बताओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 2 डिस्ट्रिक्ट से भी 1 सीट निकल सकती है। भाई देखो, डिस्ट्रिक्ट में बंटवारा, जिलों का बंटवारा इसलिए किया जाता है ताकि वहां पर अलग अलग कल्चर है, साफ सफाई अच्छे से हो सके, नगर निगम के या निकाय चुनाव हो तो वहां के लोग जो हैं वो ज्यादा अच्छी सुविधाओं का पालन कर सकें, ज्यादा अच्छी सुविधाओं का फायदा उठा सकें। लेकिन जब पूरे देश के लिए सीट भेजी जा रही हैं, डिसाइड की जा रही हैं, तो आपके बेशक 75 डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन सीटें 80 हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर 1 सीट बना दी जाए, है ना? और कई बार ऐसा होता है कि जो छोटा सा एक जिला है उसी के अंदर 2 सीटें बना दी जाए। ठीक है, उसी के अंदर, हाँ मथुरा से हैं, ठीक है, कहां से हैं? मथुरा से हैं।
उसी के अंदर, और मथुरा इतना बड़ा है, मथुरा अपने आप में इतना बड़ा है, क्योंकि मथुरा में केवल मथुरा काउंट नहीं होता है, गोवर्धन काउंट होता है, ठीक है, इधर छठीकरा वगैरह काउंट होता है, लेकिन फिर उसे पूरा एक उसे क्या कह दिया जाता है कि एक आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक आपका एरिया है, पूरी एक सीट काउंट होती है, ठीक है ना। ये समझने की बात है, ठीक। तो इसमें इतना हैरान परेशान नहीं होना है जब किसी राज्य को 80 सीटें दी गई हैं, बेशक उसमें 75 जिले हों, लेकिन इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में कहीं किसी एक जिला जो बड़ा होगा वहां 2 सीटें भी निकल सकती हैं, कि वेस्ट ये वाला मामला और ईस्ट ये वाला मामला, ठीक है। तो इसको समझना है बस। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। 84 क्या कहता है? 83 तक अभी तक सीक्वेंस में चले हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। फिर से मेरे साथ बोलो। 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। याद रखना राज्यसभा में क्या रहता है, कितने सदस्य संख्या है, लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या है। 82 कहता है कि परिसीमन आयोग ने कहा है कि 2026 के बाद आप संख्याओं में परिवर्तन करेंगे। अभी तक सीट सेम है, किसके आधार पर, कौन सी जनगणना के आधार पर, कौन सी जनसंख्या के आधार पर अभी तक सीटें चल रही हैं? 1971 के पे। हालांकि आर्टिकल 82 ये कहता है कि हर जनगणना के बाद सीट चेंज होनी चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। 83 क्या कहता है? टेन्योर, कार्यकाल कितना है। तो बेटा देखो, राज्यसभा का कार्यकाल हर मेंबर का 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा स्थायी है, लोकसभा अस्थायी है क्योंकि डिसॉल्व की जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो किसी सदस्य का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, हालांकि अस्थायी सदन है। 84 सदस्यों की योग्यताएं। 84 क्या कहता है? सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखो, आप लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो या राज्यसभा के में, पहली शर्त है भारत का नागरिक होना। दूसरा, अगर राज्यसभा के इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहे हो तो आपकी एज 30 साल पूरी कर चुके हो आप, उसके बाद आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आप एमपी, आप एमएलए होने चाहिए, वहां पे अपने में से ही चुन के भेजते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा, लोकसभा की सदस्य संख्या के लिए क्या मामला रहता है? तो लोकसभा की सदस्य संख्या के लिए बेटा 25 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी हो, तब आप लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं से भी, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोकल लेवल पर, किसी अथॉरिटी से कोई लाभ के पद पर आप फायदा ना उठा रहे हो, यानी आप किसी ऐसी पोजीशन पर ना हो जिससे आपको सरकार से पैसा मिलता हो, ठीक है। ऑफिस ऑफ बेनिफिट पे नहीं होना चाहिए। तो पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य चुनवाना चाहते हो, इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो, तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी लाभ के पद पर ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या लोकल लेवल पर अगर आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे हो सरकार से, तो फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, हाँ बिल्कुल, हम भी मथुरा से हैं। आप कभी आए मथुरा तो हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा। राज्यसभा में कौन प्रतिनिधित्व बनकर जाता है? मैन बेटा देखो, राज्यसभा में कल भी मैंने बताया था, सुना, कुमार विश्वास जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। कुमार विश्वास जी का मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि दिल्ली में विधानसभा है, आम आदमी पार्टी की क्या है, वहां पर विधानसभा है। आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीत के आई है। दिल्ली की तरफ से राज्यसभा में 3 सीटें हैं बेटा। कितनी? 3 सीटें। तो 3 ऐसे सदस्य जो कि दिल्ली की विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें कहां भेजा जाएगा? उन्हें राज्यसभा में भेजने का अधिकार है। उन्हें राज्यसभा में भेजने का अधिकार है। किसके पास? दिल्ली की विधानसभा के पास, दिल्ली की सरकार के पास। तो जिन्हें वो चुनकर भेजेंगे वही तो उस दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ? राज्यसभा में। कुमार विश्वास जी को पहले यही भरोसा था कविवर को कि मुझे भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें भेजा ही नहीं गया। उनका मूड खराब हो गया, बोले यार मेरी वैल्यू कम आंक दी इन्होंने, ठीक है ना। आ जाओ, आओ। अब एक चीज और ध्यान से सुननी है, एक और चीज ध्यान से सुननी है। ये 84 हो गया, सदस्यों की योग्यताएं। कुछ गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। मतलब आर्टिकल 102 में, ध्यान से सुनना, कहां है? आर्टिकल 102 में कुछ अयोग्यताएं हैं।
आर्टिकल 102 में कुछ डिसक्वालिफिकेशंस हैं, डिसक्वालीफाई कर देंगी जो किसी को भी, डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, जो किसी भी सांसद को डिसक्वालीफाई कर देंगी वो नहीं होनी चाहिए। यानी वो सांसद जो मतलब जो लोकसभा या राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहा है व्यक्ति, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, गंभीर सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, उसको किसी गंभीर क्राइम में सजा न मिल रही हो, ठीक है, और चुनाव संबंधित किसी अपराध के कारण उसके चुने जाने का अधिकार न छीना गया हो। जैसे अभी इस समय पर आपको पता है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीन ली गई है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीन ली गई है, क्योंकि कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि उन्होंने डेकोरम जो होता है, एक जिसका फॉलो अप होना होता है, वो डेकोरम का क्या किया है, उल्लंघन किया है। तो वो चुने हुए सांसद होने के बावजूद उनकी सदस्यता छीन ली गई। तो कहा है कि 102 आर्टिकल में जो डिसक्वालीफाई करने का एक व्यक्ति, जो आपके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जो कि आर्टिकल 84 के तहत सारी योग्यताएं रखता है लोकसभा का सदस्य चुने जाने की, क्योंकि वो भारत का नागरिक है और 25 साल उसकी उम्र हो चुकी है, कोई सरकारी पद पर, लाभ के पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इलेक्शन लड़ने से। क्यों? क्योंकि 102 में जो अयोग्यताएं लिखी हुई हैं आर्टिकल 102 में, वो उसके अंदर थी। क्या थी? जैसे वो पागल या दिवालिया हो। पागल या दिवालिया का मतलब है, पागल तो आप समझ ही रहे हो, दिवालिया का मतलब होता है बैंक करप्ट हो गया है, उसने अपने दिखा दिया है कि मेरे पास इतनी भी संपत्ति नहीं है कि मैं आरबीआई में क्या सिक्योरिटी निधि जिसे आप बोलते हो, जमा राशि जिसे बोलते हो आप, वो जमा करा सकूं, है ना, जिसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत जब्त बोलते हो, जमानत जब्त हो जाए, इतना मतलब जमानत राशि जमा करा पाए, ये भी उसके अंदर हैसियत नहीं है। दूसरा, उसको चुनाव आयोग ने ही चुनाव के संबंधी किसी अपराध के कारण उसे चुनाव लड़ने से मना कर रखा है, चुनाव आयोग ने, क्योंकि उसने किसी नियम का उल्लंघन किया है और किसी ऐसे गंभीर अपराध में उसको सजा मिल रखी है कि ऐसी सिचुएशन में उसका चुनावी अधिकार छीन लिया गया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं जिसका जवाब भी आप दोगे। आपका वोटिंग राइट कैसा अधिकार है? वोटिंग राइट किस तरीके का अधिकार है? क्या आपका मत देने का अधिकार, मताधिकार आपका मौलिक अधिकार है? मताधिकार किस तरीके का अधिकार है? इस बात का जवाब देना है, फटाफट से दीजिए। वोट देने का अधिकार किस तरीके का अधिकार है? बताएं। कानूनी, बहुत बढ़िया। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, लीगल अधिकार है। कैसा? कानूनी या आपका लीगल राइट है। तो इसका मतलब, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है, तो अगर आप किसी गंभीर सजा में लिप्त हो, आप कहीं जेल में हो, सजा याफ्ता हो, आप पे अभी भी मुकदमा चल रहा है, उसी सजा के लिए आपको सजा हो चुकी है, तो फिर ऐसे में आप आप न तो इलेक्शन में खड़े होंगे, न ही आप वोट देंगे, न तो आप इलेक्शन में खड़े होंगे, नहीं आप वोट देंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको गंभीर सजा में लिप्त होने के कारण हटा दिया जाता है। बात समझ पाए? अच्छे तरीके से समझ पाए? सीक्वेंस में चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। 79 से लेकर चल रहे हैं, उससे पहले वाले हम समझ चुके हैं, राष्ट्रपति को पढ़ाते समय समझे हैं हमने, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझे हैं। अब आ जाओ 85(2) क्या कहता है? तो देखो 85(1) क्या कहता है, पहले तो ये समझ लो। 85(1) ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो क्या करेंगे, वो संसद में, लोकसभा में, मतलब 85(1) ये कहता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में संदेश भेज सकते हैं,
बुला सकते हैं। 85(2) क्या कहता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। आपको पता है कि सदन में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। 85(2) का क ये कहता है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा के सत्र के समाप्ति की घोषणा करते हैं, प्रोरोगेशन, ये याद रखना। 85(2) का क कहता है कि सत्र की समाप्ति की घोषणा, सत्रावसान या प्रोरोगेशन की घोषणा करते हैं। 85(2) का ही ख क्या कहता है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा भंग कर सकते हैं। ये बहुत अगर डिटेल में पूछे जाते हैं तब पूछे जाते हैं, वरना 85 के अंडर ही आते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, वरना 85 के अंडर ही आते हैं। तो याद रखना 85(2) क क्या कहता है, ए क्या कहता है, ए ये कहता है कि सत्र की समाप्ति की घोषणा, सत्रावसान। 85(2) ख क्या कहता है, लोकसभा का टोटली कल्याण। ठीक है, आ रही बात समझ में, यानी खत्म कर देना। आ गई बात समझ में, अब ध्यान से समझेंगे, यहां तक समझ गए। अब सबसे पहले राज्यसभा को निपटाओ। 85 तक तुम समझ चुके हो। 86 बताओ क्या बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने 86 तुम्हें ऑलरेडी बताया था राष्ट्रपति जी के समय पर। बताओ भाई क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो। 86 मैम, जिनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, जो हो जाती है, तो क्या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जब्त की जाती है, कोई लेना देना नहीं है उससे, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जब्त की जाती। घबराओ मत, घबराओ मत, पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त नहीं की जाती है। सिटीजनशिप खत्म हो गई है तो वो वापस आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसे खत्म होती नहीं है मिलने के बाद में। ठीक है, बताओ 86 क्या था। 86 बिल्कुल दोनों सदनों में भाषण देने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, आर्टिकल 86। 87 क्या था बताओ, विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 86 क्या था, विशेष अभिभाषण, सॉरी 87 क्या था, विशेष अभिभाषण। याद आ रहा है, 86 था कि संसद में, दोनों सदनों में बुलावा और संदेश भेज सकते हैं राष्ट्रपति जी। 87 उनका विशेष अभिभाषण होता है सदनों में। कब होता है, एक तो हर न्यू ईयर पर होता है, एक जब नई लोकसभा चुनकर आती है तब होता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, भाषण, विशेष अभिभाषण का अधिकार। ठीक है ना, ये था आपका 87। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब कुल मिला के मामला चल रहा है। हाँ, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट होती है, लेकिन अभी 1971 की जनसंख्या के पॉपुलेशन के आधार पर ही सीटें डिसाइडेड है। 2026 के बाद बदलेगी। ठीक है, तो सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ेंगी, लेकिन इस बात पर इसलिए हंगामा होता है कि बच्चों के लिए तो वैकेंसी घटती जा रही हैं और सांसदों की सीटें बढ़ाते जा रहे हो आप, जिनको कि आप क्या देते हो, आप अलग से उनको वो भी देते हो, क्योंकि सांसदों को आपको पता है एक बार आप एमएलए बन जाओ या एमपी बन जाओ, आपको पेंशन मिलती है, बल्कि कहीं पे भी पेंशन नहीं मिल रही है, किसी भी जॉब में पेंशन नहीं मिल रही है। तो बच्चे गुस्सा करते हैं इस बात पे, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आप एक दिन के लिए भी, एक दिन के लिए भी अगर एमपी बन जाते हो, दूसरे दिन आपको फेंक दिया जाता है, तो भी आपको क्या मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी। और आप एमपी भी हो और एमएलए भी हो, दोनों जगह की पेंशन उठा रहे हो आप। पहले आप एमएलए थे, फिर आप एमपी में गए, एमएलए होने की भी पेंशन उठा रहे हो, बड़े फायदे हैं इनको। तो राज्यसभा की स्पेशल पावर्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो बताया था मैंने आपको, राज्यसभा का बाय डिफॉल्ट ही चेयरपर्सन कौन होंगे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे। तो उपराष्ट्रपति को हटाना है अगर उनके पद से, तो ये प्रक्रिया कहां से शुरू होगी, केवल राज्यसभा से ही शुरू हो सकती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने में क्या लोकसभा का कोई रोल नहीं है, रोल है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू कहां से होगी, केवल राज्यसभा से। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा भी प्रस्ताव पास करेगी तब उपराष्ट्रपति, यहां उपराष्ट्रपति लिखना, तब वाइस प्रेसिडेंट हटेगा। ठीक है, मेरी बात सिर्फ इतनी सी समझनी है। हमें कई बार लगता है कि राज्यसभा बहुत ही लोअर हाउस है, क्योंकि लोग उसको डायरेक्टली नहीं चुनते तो उनके पास पावर नहीं होती। बात बहुत हद तक ठीक है, लेकिन राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर होती हैं
वो पावर्स क्या होती हैं? पहली पावर कि अपने खुद के चेयरपर्सन को हटाने की प्रोसेस, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस राज्यसभा से ही शुरू हो सकती है। और इसमें लोकसभा से भी पास होना जरूरी है, लेकिन शुरू कहां से होगी? राज्यसभा से होगी। आओ नेक्स्ट है आर्टिकल 312, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 ये कहता है अगर ऑल इंडिया सर्विसेज नई बनानी है, जैसे यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडिया में एक पब्लिक सर्विस है, ठीक है, तो ऐसे ही एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है या ऐसी ही कोई और सेवा बनानी है, तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार प्रस्ताव कहां से शुरू होगा? शुरू कह रहा है कहां से शुरू होगा? राज्यसभा से शुरू होगा। आर्टिकल 312। अगर यूपीएससी की तरह ही एक और कोई नई अखिल पूरे भारत के लिए एक ऐसी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है या सेवा सर्विस शुरू करनी है, पब्लिक सर्विस का सृजन करना है जो अब तक नहीं है, कोई ऐसी सर्विस बनानी है, तो इसकी शुरुआत आर्टिकल 312 के तहत कहां से होती है? राज्यसभा से ही शुरू होगी। यह भी दूसरी स्पेशल पावर है। तीसरी स्पेशल पावर आर्टिकल 249 सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। आर्टिकल 249, अगर आपका राज्यों के विषय पर, स्टेट लिस्ट पर कोई सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट का है, कोई सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट का है, उसके ऊपर कानून बनाना चाहती है संसद। अब एक बात बताओ बेटा, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है जैसे आपका हेल्थ है ना, या जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट मान लीजिए जेल, हाई कोर्ट और जेल, पुलिस, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, यानी इस पर उस राज्य की राज्य सरकार कानून बनाएगी इन सब्जेक्ट्स पर। जैसे कोई राज्य अपने राज्य की पुलिस को कुछ कानून बनाना चाहता है, उसको कुछ पावर देना चाहता है, तो वो उस राज्य की अपनी मर्जी है, वहां उस राज्य की विधानसभा में उससे रिलेटेड कानून बनेगा। अब राज्य के विषय पर, स्टेट के सब्जेक्ट पर लेकिन संसद कानून बनाना चाहती है, तो ऐसे में राज्य के सब्जेक्ट पर अगर कानून बनाना है तो सबसे पहले यह प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 249। और राज्यसभा अगर हरी झंडी दिखा देती है, राज्यसभा से यह प्रस्ताव पास हो जाता है। अब आप कहोगे राज्यसभा पागल थोड़ी ना हो गई है जो मैम पावर दे देगी, जो सब्जेक्ट है कहाँ का, स्टेट का कोई सब्जेक्ट है, तो उस पर पावर क्यों देगी कि वो संसद में उस पर कानून बने। जब राज्यसभा को ये लगे कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का मामला जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है, देश के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी है, तो फिर वो राज्यसभा अलाउ करती है कि संसद में उस टॉपिक पर कानून बन जाए आर्टिकल 249 के तहत। लेकिन राज्यसभा में यह प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, लेकिन उसके बाद भी कम से कम आपके कितने राज्य हैं इस समय, कितने राज्य हैं 28। तो 28 के जस्ट आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति भी जरूरी है, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के इस पे सिग्नेचर होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना फिर समझना। देखो भैया, राज्यसभा में हर राज्य के एमएलएज बैठे एमपी बनके। अब ऐसा कोई प्रपोजल लाया जा रहा है जो कि लगता है कि है तो किसका सब्जेक्ट, जिस पर आज तक कानून स्टेट की विधानसभा बनाती रही है, स्टेट की गवर्नमेंट बनाती रही है। जैसे एग्जांपल लो, यूपी की सरकार में योगी बाबा या अखिलेश या मायावती जी आज तक पुलिस क्या करेगी, कैसे करेगी, इस पर कानून बनाते रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जब योगी बाबा आए थे, सबसे पहले 2017 की बात कर रही हूं, तो जब योगी बाबा आए थे तो एंटी रोमियो स्क्वाड चला था, सुताई होती थी गजब तरीके की। एंटी रोमियो स्क्वाड जो ईव टीजिंग करते थे, यानी लड़कियों को छिड़ा करते थे, उनमें लठ बजते थे, है ना। एंटी रोमियो स्क्वाड,
लड़कियों के कॉलेजेस के बाहर लड़कियां तुरंत कॉल करती थी, तो पुलिस के लिए एक नया कानून बनाया गया था, एक नया स्क्वाड बनाया गया था कि ये काम आपको देखना है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, ठीक है ना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। इसके लिए स्कूल कॉलेजेस के बाहर लड़कियों को छेड़ने वाले जो दबंगई थे उनकी बहुत पिटाई लगती थी, गजब तरीके की गजबई पिटाई लगाते थे एंटी रोमियो स्क्वाड में। तो ये विषय कि पुलिस को कितनी स्वतंत्रता देनी है, कितनी नहीं देनी है, ये फ्रीडम कितनी मिलेगी किसी स्टेट की पुलिस को, ये उस स्टेट की खुद की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि पुलिस किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अगर राज्यसभा को ये लगे कि स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक पूरे नेशनल वेलफेयर का है, राष्ट्रीय हित का है, तो फिर ऐसे में आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा में इस प्रस्ताव को खुद लाया भी कहां जाएगा, सबसे पहले ये प्रपोजल लाया भी राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से जब ये पास हो जाता है, राज्यसभा से जब ये पास हो जाता है तो कम से कम आधे राज्य जो हैं भारत के, यानी कि 28 का आधा कर लो, 14 जो स्टेट हैं भारत के, उनके विधानमंडलों से भी पास होगा, तब उस पर कानून कहां बनेगा, संसद में बनेगा, आर्टिकल 249। बताओ अब कोई दिक्कत है? आजकल लड़कियां लड़कों को छेड़ रही हैं, तब एंटी रोमियो स्क्वाड चला रहे हैं पुलिसिया, वो बहुत पहले चला था, अब नहीं चल रहा। कहाँ छिड़ गए तुम? कोई ना छेड़ रहा तुम्हें, तुम चाहते हो तुम्हें छेड़ा जाए, तुम खुद चाहते हो तुम्हें छेड़ा जाए, कोई नहीं तुम्हें छेड़ने के लिए तैयार बैठा, मुंह दो दोबारा से, ठीक है, बातें करते हैं। तो 3 स्पेशल पावर बताई हैं राज्यसभा की। पहली स्पेशल पावर क्या बताई राज्यसभा की? पहली स्पेशल पावर याद रखनी है कि राज्यसभा जो है वो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट साहब को हटाने का जो प्रोसीजर शुरू होता है वो राज्यसभा से शुरू होता है। इस पे लोकसभा की भी सहमति चाहिए है, लेकिन शुरुआत राज्यसभा से होगी। ऐसे ही नई अखिल भारतीय सेवा, नई यूनियन पब्लिक सर्विसेज अगर बनानी है 312 के तहत, तो ये भी प्रपोजल कहाँ लाया जाएगा? सबसे पहले राज्यसभा में। ऐसे ही राज्य यानी स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर संसद कानून बनाए, तो ऐसा भी प्रपोजल अगर लाया जाएगा तो वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, राज्यों के हित की बात करती है। तो आर्टिकल 249 के तहत ये मामला है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतना समझ पा गए? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, फिर लोकसभा पे भी बात करेंगे, अभी पहले इतना समझ लो। संविधान संशोधन बिल जो होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो वो आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान में चेंज करते हो। तो संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 पर लोकसभा के अलावा राज्यसभा से भी जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 सदस्यों का बहुमत जरूरी होता है, उनका 2/3 सदस्यों का बहुमत जरूरी होता है। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है। जब आपको संविधान संशोधन करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो दोनों हाउसेस से उस दिन जितने लोग, जितने एमपी प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका कितना परसेंट, उनका 2/3% लोगों का क्या चाहिए? आपको बहुमत, मेजॉरिटी चाहिए होती है, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हो। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कई बार तब भी होता है कि दोनों सदनों से 50-50% से ज्यादा सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। बताऊंगी। अब आप कहोगे 2 तो अलग अलग बातें कर दी मैम आपने, तो बिल्कुल 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन संविधान में संशोधन के 3 तरीके होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है 368, इसमें 3 तरीके से चेंजेस होंगे। एक तो साधारण बहुमत से भी चेंज होगा 50% + 1, एक में 2/3 सदस्यों के बहुमत से होगा, और एक में इसमें राज्यों को तरफ से भी, विधानमंडल से भी वो प्रपोजल पास होना चाहिए। तीनों को बताऊंगी, लेकिन आप ये समझ लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर बराबर देखने को मिलती है जब किसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन करने की बात आती है आर्टिकल 368 में। तो यहां मैं ये बताना चाह रही थी कि पावर्स बराबर हैं। ठीक है, अब देखो एक बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी क्वेरी का समाधान कर दूं मैं, उसकी क्वेरी का समाधान कर दूं मैं। तो क्वेरी का समाधान करती हूं मैं, 2 मिनट रुको। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति जी, बहुत ध्यान से समझना, उपराष्ट्रपति जी है ही नहीं या राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं। तो क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अधिकारी है ना, पदेन चेयरपर्सन, मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन भी है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन भी है। अच्छा, अब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इस जगह पर कौन बनेगा? तो फिर याद रखना, जो वाइस चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन यानी उपसभापति, एक बच्चा पूछ रहा है इसलिए बता दे रही हूं यहां पे, उपसभापति ये बैठक का आयोजन करेगा, राज्यसभा की बैठक का आयोजन करेगा। क्या करेगा? राज्यसभा की बैठक का आयोजन करेगा। बैठक का आयोजन यानी राज्यसभा का जो सत्र चल रहा होगा उसमें ये बैठेगा। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब है नहीं तो उस समय राज्यसभा की जो सत्र या सेशन चल रहा है उसमें कौन बैठेगा? तो वाइस चेयरपर्सन बैठेगा, उपसभापति बैठेगा। उपसभापति भी नहीं है तो याद रखो कि 6 लोग ऑलरेडी चुनकर एक पैनल बना देता है। कौन? उपराष्ट्रपति, पहले ही राज्यसभा में तो 6 लोगों का पैनल बना देता है, उनमें से सीनियरिटी के हिसाब से कोई ना कोई बैठ के और बैठक का संचालन करेगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत लेके आओ कि अगर उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया है तो फिर कौन बैठक का संचालन करेगा, या उपराष्ट्रपति को जब हटाया जा रहा है तो उस दिन बैठक का संचालन राज्यसभा में कौन करेगा, कौन सेशन चला रहा होगा? तो वो वाइस चेयरपर्सन उपसभापति चला रहा होगा। उपसभापति भी अगर हट गया है तो 6 लोगों का पैनल होता है, उन्हीं में से राज्यसभा में से चुने हुए जिनमें से कोई ना कोई होगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, मेरी बात का जवाब देना। क्या वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जी, क्या वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य हैं? जवाब दीजिए। क्या वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य माने जाएंगे? जवाब दीजिए। मैं अभी दूर करूंगी मुस्कान, अभी दूर करूंगी कि लोकसभा बड़ी या राज्यसभा बड़ी। पावर से देखा जाएगा, फिर तुम खुद बता पाओगे कि लोकसभा पे ज्यादा पावर है। ठीक है, बताओ जल्दी। विधायक और एमएलए बिट्टू, विधायक को ही एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं, यस मत करना, सदस्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कभी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। अगर मेंबर होता तो वोट देने का अधिकार होता, वाइस प्रेसिडेंट को वोट देने का अधिकार नहीं है। वो वोट तब देता है जब दोनों तरफ से बराबरी पे वोट डल रहा है, तब ये निर्णायक मत देता है ताकि खत्म हो सके और काम आगे बढ़ सके। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता कि वो तो उपराष्ट्रपति बना इस वजह से उसको बना दिया गया, वहां पे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये बात याद रखनी है। आ जाओ, ठीक है, यहां तक समझ में आए? अब देखो ध्यान से, आर्टिकल 89 क्या कहता है? आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात करता है। तो देखो भैया, राज्यसभा के सभापति को मत देने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का सभा मेंबर नहीं है। तो यहां खुद लिख लो अच्छे तरीके से कि उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति, कुछ भी कह लो, या राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा के सभापति को
क्या मत देने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। लेकिन वो जब डिसिसिव वोट दे सकता है जब जब मत बराबर हों। यानी कि ये समझो राज्यसभा के अंदर 245 में से आप ये मान लो 123 वोट फेवर में डल रहे हैं और 123 के करीब ही वोट किस में पड़ रहे हैं, जो अगेंस्ट में पड़ रहे हैं। तो बराबरी के वोट अगर पड़ रहे हैं तो फिर ऐसे में उपराष्ट्रपति जी, जो कि राज्यसभा के कौन है, चेयरपर्सन, वो डिसीजन मेकिंग वोट दे सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं जब बराबरी हो रही हो तब, ठीक है। वरना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो इसलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बात समझ गए मेरी बात अच्छे तरीके से? हाँ। एक बच्चा AKS पूछ रहा है, जब पदेन सभापति है तो मेंबर क्यों नहीं है? देखो बेटा, ये तुम एग्जाम्पल में जो तुम्हें शुरुआती दौर में देती हूं, तुम उसका ध्यान नहीं देते हो। तुम जिस दिन विवाह करोगे, सब छोड़ो, तुम्हारा विवाह छोड़ो, तुम्हारे पिताजी ने विवाह किया तुम्हारी माताजी से, तुम्हारी माताजी से विवाह करने के बाद वो आपके ननिहाल के दामाद बने। पदेन सभापति जब जाते हैं, बड़ा टीका तिलक किया जाता है, आओ प्रभु टीका करवा लो, तिलक करवा लो, पैर छूते हैं, जीजा जी करके गली मोहल्ले तक के बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे पिताजी अलग ऐंठ में डोलते हैं। लेकिन बेटा घर की डिसीजन मेकिंग में ना, हर जो बात तुम्हारे ननिहाल में होती होगी उसमें तुम्हारे पिताजी का डिसीजन नहीं लिया जाता होगा। क्यों? उनको हर बात नहीं बताती होंगी तुम्हारी नानी या तुम्हारे मामा। क्यों? क्योंकि वो उस घर का सदस्य है ही नहीं। वो इंसान, आपके पिताजी, उस घर के सदस्य नहीं हैं। बेशक घर का दामाद हैं, क्योंकि बिटिया ब्याह के लेके गए हैं, लेकिन घर के सदस्य नहीं है। तो उपराष्ट्रपति जी पदेन सभापति हैं राज्यसभा के, लेकिन राज्यसभा में चुनकर नहीं आए हैं। तो चुनकर नहीं आए हैं तो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, और सदस्य नहीं है तो वोट देने का अधिकार नहीं है। जब तक आपके दोनों मामाओं में एकदम ऐसा ना हो जाए कि चीर हरण वाली स्थिति आ गई है, तब तक आपके मामा, नानी, आपकी मम्मी, आपके पापा को आपके ननिहाल के मैटर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तभी आपके पिताजी कहने जाते हैं, नहीं भाई मानो, ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये बिल्कुल यहां बैठा लेना कि राज्यसभा का सभापति मेंबर किसी भी हालत में सदस्य नहीं है, इसलिए वोट नहीं देगा। लेकिन लोकसभा का स्पीकर उन्हीं लोगों में से चुना जाता है, तो वो लोकसभा का मेंबर है, याद रखना, ठीक है। हाँ, याद रखनी है इस बात को, ठीक। आ रही बात समझ में? उपसभापति, डिप्यूटी चेयरपर्सन कैसे चुना जाता है? तो उपसभापति भी उसी तरीके से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त रीति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुना जाता है, ठीक है। उपसभापति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। आ रही बात समझ में? सभापति यानी कि आप जानते ही हो उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति जी का चुनाव आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए और मनोनीत सदस्य दोनों करते हैं, और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 साल का होता है। बताओ, अगर ये राज्यसभा का सदस्य होता तो क्या ये 6 साल के लिए नहीं होता? आप बताओ। आपने और हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल टेन्योर 5 साल का है। टेन्योर कितने साल का है? 5 साल का है। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य करते हैं, चुने हुए और नॉमिनेटेड दोनों मिलकर। तो बताओ, और यहां जब वाइस डिप्यूटी चेयरपर्सन, मतलब जब डिप्यूटी चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं बात कर रही, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो चेयरपर्सन भी है राज्यसभा का, जब डिप्यूटी चेयरपर्सन का इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन खुद राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं अपने में से। आ रही बात समझ में? हाँ, आधे राज्य कितने हुए? 28 के आधे राज्य 14, कम से कम 14 विधान राज्यों के विधानमंडल से तो पास हो। चलिए, ये बात याद रखेंगे। वोटिंग राइट आपका एक पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है, इसलिए जब आप जेल में होते हो, कैदी होते हो, तो आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ये आपका पॉलिटिकल राइट है, कानूनी राइट है। दूसरी बात याद रखनी है, नोट 2, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पर आपका 61वां अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1989 में है।
1989 में, जिसमें आपकी एज घटा दी गई थी, 21 साल से घटाकर उसको 18 साल कर दिया गया था। आज के लिए इतना ही, कल आगे समझेंगे। ये 2 चीजें विशेष तौर पर याद रखनी है, मैं फिर कल रिवाइज कराऊंगी, 2-3 चीजें अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है, ठीक है। हाँ ठीक, चलो। हाँ, 5 साल, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए ही होता है, और वाइस प्रेसिडेंट ही सभापति होता है राज्यसभा का। समझो समझो समझो। ठीक है बेटा, चलो बाय।